Hello and welcome to CEC Gurukul Live. I am Sanjay Agrawal. I am a media and communication specialist. I served All India Radio and Doordarshan for around 29 years, and in those 29 years I planned and produced and presented more than 5,000 programs. I am also an international cricket commentator, and today we are going to talk about planning and structuring the radio script. Now, what is a radio script? Everything a radio program does is from a script. So what is a radio script? Obviously when we say script, it is a written thing. जो भी आलेख होता है वो स्क्रिप्ट है. और क्या करती है एक स्क्रिप्ट? It indicates the verbal and non-verbal action that has to go into a radio program. So verbal action क्या हुआ? Verbal action हुआ जो कुछ भी बोला जाता है किसी भी रेडियो प्रोग्राम में, वो हो गया वर्बल एक्शन. तो एक रेडियो स्क्रिप्ट में जो कुछ भी बोला जाएगा, वो कुछ मेंशन होगा, वो लिखा होगा, चाहे वो नरेशन है, चाहे वो बाइट्स हैं, वो सब कुछ वर्बल आपका एक्शन हो गया. इसके अलावा नॉन वर्बल एक्शन, जो स्पोकन वर्ड के अलावा जो कुछ भी होता है, और इसके अलावा जो प्रोडक्शन टीम ने, टेक्निकल टीम ने करना है, उन्होंने कब कौन सा पैकेज चलाना है, कब कौन सा गाना चलाना है, कब गाना आएगा, कब प्रोग्राम आईडी आएगी, कब चैनल आईडी आएगी, ये सब हो गए नॉन वर्बल एक्शन. तो एक स्क्रिप्ट हमें बताती है कि क्या बोला जाएगा और कब क्या कहा जाएगा और किया जाएगा. अब क्यों चाहिए हमें स्क्रिप्ट? हम वैसे भी कर सकते हैं. लिखा होना क्या जरूरी है? लिखना इसलिए जरूरी है ताकि जो कुछ भी किया जा रहा है, मान लीजिए 1 घंटे का कार्यक्रम है रेडियो का, तो उसमें एक टेक्निकल एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन रहे, ताकि आप जो लिखें वो सही लिखें. स्क्रिप्ट में जब बात करते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए. उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए वो सही हो. तो इसलिए स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए ताकि सही जानकारी उसमें आप शामिल कर सकें. उसके बाद जब लिखी हुई होती है तो कार्यक्रम की कंटिन्यूटी बनी रहती है. कार्यक्रम कैसा जाएगा, क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, ये एक फ्लो बना रहता है. और जब हम प्लान कर लेते हैं तो हम एयर टाइम को मैक्सिमम यूज कर पाते हैं. अगर हम मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं तो हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी और उस प्लानिंग को एक स्क्रिप्ट के रूप में कागज पर उतारना होगा. इसलिए एक स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है. स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए? ये एक एक्रोनिम मैंने बनाया है स्क्रिप्ट का. सिंपल होनी चाहिए, क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए, यानी जो लिसनर है वो अपने आप को रिलेट कर सके जो कुछ भी उस कार्यक्रम में कहा जा रहा है या सुनाया जा रहा है. इनोवेटिव होनी चाहिए, आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. पिक्चराइजेशन, रेडियो जो है वो थिएटर ऑफ द माइंड है, तो इसलिए जो लिसनर है उसने आपकी आवाज को सुनकर चीजों को इमेजिन करना है. तो आपकी स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक लिसनर को चीजें इमेजिन करने में मदद कर सके. और ट्रस्टवर्दी, यानी जो भी जानकारी आप दें वो ट्रस्टवर्दी हो, वो ऐसी हो जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, जो बिल्कुल सही हो. क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं, क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एक स्क्रिप्ट लिखते हुए हमें ध्यान में रखनी है? ट्रुथ एंड एक्यूरेसी, जैसे पहले बोला कि जो भी जानकारी आप दें वो सही हो. इंडिपेंडेंस, आपका किसी भी तरह का जो पक्ष है वो एक तरफ ना हो, आप निष्पक्ष रहें. फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, ये भी बिल्कुल वही है कि आप किसी के प्रति जो है कोई दुर्भाव ना रखें, फेयरनेस रखें, इम्पार्शियल रहें. ह्यूमैनिटी, आप जो कुछ भी कहें इसको ध्यान में रखकर कहें कि आप ह्यूमंस को एड्रेस कर रहे हैं, आप उनकी सेंसिबिलिटीज, उनकी सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट को लिखें. और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आप जो भी कह रहे हैं आप उसकी जिम्मेदारी लें. आप ये ना कहें कि मैंने जानकारी वहां से ली थी. अगर आपने जानकारी कहीं से ली थी तो वो जानकारी सही है या नहीं है, इसका जिम्मा आपका है. आपको इंश्योर करना है कि वो जानकारी सही हो. तो अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है. इसीलिए कोर प्रिंसिपल्स को मेंटेन किया जा सके, इसीलिए एक ब्रॉडकास्ट कोड है देश में जो कि सभी रेडियो चैनल्स के ऊपर, जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन सब के ऊपर लागू होता है. और ये ब्रॉडकास्ट कोड कहता है कि क्या अलाउ नहीं किया जाएगा. इसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अलाउ नहीं किया जाएगा वो इस ब्रॉडकास्ट कोड में कहा गया है. क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज, जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, आप उनका क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे.
अटैक ऑन रिलीजियंस और कम्युनिटीज, आप किसी एक विशेष धर्म या समुदाय के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे। आप कुछ भी ऑब्सीन या डिफेमेटरी नहीं कहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑब्सीन हो या जो किसी को डिफेम करता हो। इंसाइटमेंट टू वायलेंस और एनीथिंग अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आप अपने कार्यक्रम में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं करेंगे जो कि हिंसा का समर्थन करता हो, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे, आप न्यायालय के जो वर्डिक्ट्स हैं उनके बारे में कोई दुर्भाव नहीं रखेंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। एस्पर्शंस अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड जुडिशरी, प्रेसिडेंट हमारे डेमोक्रेसी के प्रमुख हैं, हेड हैं, गवर्नर्स इसी तरह जो है राज्य के प्रमुख होते हैं, जुडिशरी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, तो उसके इंटीग्रिटी के प्रति आप किसी भी तरह का बात नहीं करेंगे कि आप उनकी इंटीग्रिटी पर किसी तरह का शक लाने की कोशिश करें। अटैक ऑन अ पॉलिटिकल पार्टी बाय नेम, जैसा हमने पहले कहा कि आप इम्पार्शियल रहेंगे, तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर उसके बारे में आप गलत नहीं कहेंगे। आप किसी भी स्टेट या सेंटर के बारे में गलत बात नहीं करेंगे। एनीथिंग शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और एडवोकेटिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वायलेंस, बट एडवोकेटिंग चेंजेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे शुड नॉट बी डीबार्ड। इसका मतलब यह हुआ कि आप संविधान के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे और आप संविधान को हिंसा से बदलने की कोशिश करने के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से संविधान में कोई परिवर्तन चाहते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हिंसा का सहारा लेकर संविधान में किसी तरह का परिवर्तन किया जाए या संविधान को आप नकार दें। अपील फॉर फंड्स एक्सेप्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ at a time of external emergency or if the country is faced with a natural calamity such as floods, earthquake और cyclone। जैसा कि कोरोना से पूरी दुनिया जो है वो ग्रसित रही, इसी तरह से इसी और जो डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ऐसे समय में यदि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए आप कहते हैं कि आप योगदान दें तो वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी और फंड में योगदान देने के लिए वहां पर अपने किसी भी रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट पब्लिसिटी फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच इज लाइकली टू बेनिफिट ओनली दैट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक और वो है जिसके साथ पढ़ा जा सकता है, ट्रेड नेम्स इन ब्रॉडकास्ट विच अमाउंट टू एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली। तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जा सकता है कि आप किसी भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से बखान नहीं करेंगे या उनके बारे में बात नहीं करेंगे जिससे कि उनको कोई कमर्शियल फायदा होता हो, जो कि आपका कमर्शियल कोड होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो, दूरदर्शन हो, प्राइवेट चैनल्स हो, उस कमर्शियल कोड की एक भाषा होती है और एक मैंडेट होता है। आप उस कमर्शियल कोड के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। ये तो हुआ कि क्या क्या नहीं हो सकता है एक स्क्रिप्ट में, क्या नहीं हो सकता है एक रेडियो कार्यक्रम में। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या क्या एक स्क्रिप्ट में हो सकता है, क्या उसमें शामिल होना चाहिए। 3 चीजें होती हैं। अगर आप कोई भी रेडियो कार्यक्रम सुनेंगे तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि उसमें 3 चीजें होती हैं, स्पोकन वर्ड यानी बोले हुए शब्द, म्यूजिक संगीत और ऑडियो इफेक्ट्स। ऑडियो इफेक्ट संगीत के अलावा जो कुछ भी आपको लगता है संगीत में है या कोई और आवाज है जो कि स्पोकन वर्ड नहीं है, वो ऑडियो इफेक्ट है। दरवाजा खुलने की आवाज, सड़क पर शोर की आवाज, स्कूटर मोटरसाइकिल की आवाज, बच्चे के रोने की आवाज, ये सब ऑडियो इफेक्ट्स का उदाहरण है। तो 3 चीजें किसी भी ऑडियो प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, वो हैं स्पोकन वर्ड, म्यूजिक और ऑडियो इफेक्ट्स। अब आपको अपनी स्क्रिप्ट प्लान करनी है, तो प्लान करते हुए आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या एलिमेंट्स रहेंगे जिनको कि आप अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे। ये हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या होंगे, ठीक है ना। मोटिव ऑफ द प्रोग्राम यानी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, टारगेट ऑडियंस यानी किन ऑडियंस के लिए आप कार्यक्रम कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट, रेडियो फॉर्मेट क्या रहेगा,
टॉक रहेगी, डिस्कशन रहेगा, डॉक्यूमेंट्री होगी, कमेंट्री होगी, है ना, इंटरव्यू होगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा, क्या ड्रामा होगा या डॉक्यू ड्रामा होगा। सो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं रेडियो के, या म्यूजिकल आप कुछ बनाना चाहेंगे। कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा, कार्यक्रम में जाएगा क्या, ये दो भिन्न चीजें हैं, मोटिव ऑफ द प्रोग्राम और कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम। मोटिव ऑफ द प्रोग्राम से ये आप तय करेंगे कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या हासिल करना चाहते हैं, और कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम से आप ये डिसाइड करेंगे कि जो आपने हासिल करना है वो आप किस तरह से हासिल करेंगे। अपने कार्यक्रम में आप क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, क्या क्या ऑडियो इनपुट्स शामिल करेंगे, ताकि आप अपना उद्देश्य उसको हासिल कर सकें। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम क्या होगी, तो उसके हिसाब से भी आपको प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि यदि आपको एक विषय पर 5 मिनट दिए गए हैं तो आपकी प्लानिंग अलग तरह की होगी, क्योंकि आपका कंटेंट अलग होगा। यदि 15 मिनट दिए गए हैं, आधा घंटा दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जानना जो है सबसे पहले वो बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्राम, यहां पर हम चैनल की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं कि कार्यक्रम कितने दिनों बाद या कितने घंटों बाद या लगातार प्रसारित होगा। क्या यह साप्ताहिक कार्यक्रम है, या ये फोर्टनाइटली है कि हर 15 दिन में होगा, या ये मासिक कार्यक्रम है, क्या ये दैनिक कार्यक्रम है, डेली ब्रॉडकास्ट होगा। क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम डेली है तो आपकी प्लानिंग जो है रिसर्च उसी हिसाब से होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्राम जानना बहुत जरूरी है। टाइम ऑफ ब्रॉडकास्ट क्या होगा, टाइम ऑफ ब्रॉडकास्ट पर बहुत कुछ निर्भर इसलिए करेगा क्योंकि जो आपका म्यूजिक है आप उसको टाइम के हिसाब से नॉर्मली प्लान करते हैं। यदि आपका कार्यक्रम सुबह का है, मान लीजिए आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आपका म्यूजिक वैसा होगा। यदि आप कार्यक्रम कर रहे हैं सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो उसका एक अलग तरह का मूड होता है। आप अगर रात को 11 बजे के बाद कार्यक्रम कर रहे हैं सुबह 3-4 बजे तक, तो उसका म्यूजिक का टेम्पो, उसमें क्या बात आप कहेंगे वो अलग है। तो टाइम ऑफ ब्रॉडकास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको तैयारी के लिए कितना टाइम मिल रहा है, टाइम फॉर प्रिपरेशन, ये भी आपकी बहुत ही जरूरी चीज है। कितना पैसा आपको दिया गया है और आपने जो कार्यक्रम किया उसका क्या फीडबैक है। अब हम एक एक करके इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं। मोटिव ऑफ द प्रोग्राम, यानी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसमें आइडियाज एंड क्रिएटिव इनपुट, यानी आपके क्या आइडिया हैं, क्या आप क्रिएटिव इनपुट देना चाहते हैं, उद्देश्य के हिसाब से आप इसमें तय करेंगे। मोटिव ऑफ द प्रोग्राम बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे मोटिव ऑफ द प्रोग्राम हो सकता है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस। आप सुनने वालों के बीच में एक जागृति लाना चाहते हैं, किसके बारे में, क्लीनलीनेस हो सकती है, डिजीजेस हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ट्रैफिक लॉज, हजार्ड्स ऑफ ड्रग्स, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका कार्यक्रम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है क्या, ये आपको पहले देखना होगा। क्या सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। तो आपको ये तय करना होगा कि क्या आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप ये सब मुद्दे उसमें ले सकते हैं और उठा सकते हैं और लोगों के बीच में जागरूकता ला सकते हैं। उसके बाद क्या आप जनता को सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप अपने लिसनर्स को, ऑडियंस को सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो समाचार के माध्यम से हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं, सरकार समय समय पर अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है, पॉलिसीज बनाती है, ताकि लोगों का विकास हो सके, उनकी तरक्की हो सके, देश की तरक्की हो सके, तो उनके बारे में लोगों को बताना। नए जो आविष्कार हुए हैं, न्यू इन्वेंशंस, उसके बारे में लोगों को बताना। मेडिसिन के क्षेत्र में क्या नई एडवांसमेंट्स हैं, कोरोना के टाइम में वैक्सीन कब आ रही है, किस जगह मिलेगी, किस किस को पहले लगेगी, उसके बाद किसको लगेगी, ये सब जानकारी जैसे दी जाती थी रेडियो के माध्यम से। फिर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी, वेदर फोरकास्ट एंड वार्निंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रेडियो जहां पहुंचता है वहां बहुत कम मीडिया और पहुंच पाता है। और जो तटवर्ती इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर साइक्लोन्स और फ्लड्स
का बहुत डर रहता है। तो वेदर फोरकास्ट और वार्निंग्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए ज्यादातर ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आप देखेंगे कि हर रोज एक बार कम से कम, या नहीं तो समाचार माध्यमों से जो है, समाचारों के माध्यम से दिन में 3 या 4 बार ऐसे तटवर्ती इलाकों में वेदर फोरकास्ट और चेतावनियां दी जाती हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों को पता चल सके कि क्या फ्लड आने की संभावना है या साइक्लोन आने की संभावना है, तो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठा सकें। ट्रैफिक के बारे में जानकारी, आजकल जितने भी एफएम चैनल्स हैं, सुबह के जब कार्यक्रम होते हैं और शाम के, यानी सुबह 8 से लेकर 10 तक कहा जा सकता है, शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक, तो उसके उन कार्यक्रमों में आपने सुना होगा कि ट्रैफिक को लेकर जानकारी दी जाती है। समय समय पर बताया जाता है कि आप अगर इस रास्ते से गुजरेंगे तो यहां ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, इस रास्ते से गुजरेंगे तो इतने समय से जाम चल रहा है, या वहां पानी भरा हुआ है, या कोई पानी का पाइप फट गया है जिसकी वजह से वहां पर जो है बहुत ज्यादा भराव हो गया है। तो ये सब जानकारियां आपको रेडियो के माध्यम से मिलती रहती हैं। आपके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या लोगों को एजुकेट करना है। ऑल इंडिया रेडियो पर एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे इग्नू का ज्ञानवाणी है, तो वो एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट हैं, एजुकेट करने के लिए हैं, एजुकेशन के पर्पज से ही कार्यक्रम बनाए जाते हैं। उसके बाद सिविक वर्चूज जो हैं वो कि आप कैसे मिलजुल कर रहें, कैसे एक अच्छा नागरिक आप बन सकते हैं, इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाता है। किस तरह से एनर्जी बचाई जाए, बिजली की बचत कैसे की जाए, गैस की बचत कैसे की जाए, पेट्रोल की बचत कैसे की जाए, ये सब जानकारियां दी जाती हैं, लोगों को एजुकेट किया जाता है। फिर संगीत सिखाया जाता है। बहुत जो है ये भी एक बड़ा चीज है जो कि रेडियो के माध्यम से की जा सकती है। विभिन्न लॉज के बारे में जानकारी दी जा सकती है। और एक चीज जिसमें ऑल इंडिया रेडियो ने कम से कम कहा जा सकता है बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में रेडियो और फिर दूरदर्शन ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रेडियो के माध्यम से क्या आप अपने सुनने वालों को नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स, किसान भाइयों को उसके बारे में एजुकेट करना चाहते हैं कि क्या नई तरह की खाद आई है, नए बीज आए हैं, या कृषि के कोई क्या नए तरीके आए हैं जिनसे वो अपनी उपज बढ़ा सकते हैं, तो क्या आप इस सब के बारे में अपने लिसनर्स को एजुकेट करना चाहते हैं, ये भी आपको देखना होगा कि क्या आपका मोटिव क्या है। और एक सबसे आसान है मनोरंजन, कि क्या आपके कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। आप उसमें गाना चलाएंगे, आप ड्रामा या कॉमेडी चलाएंगे, या शोबिज और फैशन की बात करेंगे, तो ये कार्यक्रम है जिनसे आप लोगों का सिर्फ मनोरंजन करते हैं। इसमें ना आप कोई जागरूकता फैला रहे हैं, आप इसमें हाँ इन्फॉर्म जरूर कर रहे हैं लोगों को जब आप फैशन की बात करते हैं, शोबिज की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर ड्रामा में, कॉमेडी में, म्यूजिक में ये एंटरटेनमेंट के साधन है। तो अगर आपके कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो उसमें म्यूजिक, कॉमेडी, ड्रामा, फिल्मों की बातें, ये सब चीजें आप ज्यादा शामिल करेंगे। उसके बाद जब आपने ये तय कर लिया कि आपके कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आप ये भी तय करेंगे कि ये कार्यक्रम आप किसके लिए बना रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। और ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी ऑडियंस को समझ सकें, उनकी क्या जरूरियात हैं वो समझ सकें, क्या वो चाहते हैं एक रेडियो के कार्यक्रम से, आप ये समझ सकें। ये सब समझने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है, जेंडर क्या है। भाई अगर आप बच्चों के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं तो अलग तरह का होगा, युवाओं के लिए बना रहे हैं तो अलग तरह का होगा, एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, एडल्ट्स का मतलब ये हुआ, युवा में भी एडल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन एडल्ट्स का मतलब यहां हुआ कि 30 साल से ऊपर के लोगों के लिए बना रहे हैं तो वो अलग होगा, 50 साल से ऊपर के लिए बना रहे हैं तो वो अलग होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बना रहे हैं तो कार्यक्रम बनाने का तरीका अलग होगा। क्या ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है, दोनों के लिए है। उसके बाद सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, मतलब उनकी क्या कमाई है, क्या गरीबों के लिए बना रहे हैं, अमीरों के लिए बना रहे हैं, मध्यम वर्ग के लिए बना रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं वो लोग, उनकी क्या सोच है, उनका क्या कल्चरल बैकग्राउंड है। ये सब चीजें आप जब तक इसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे आप एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपने जिसके लिए डिश बनानी है, आप खाना बना रहे हैं मान लीजिए, और आपको पता नहीं है कि आप किसके लिए बना रहे हैं। अब जिसके लिए आप बना रहे हैं मान लीजिए उसको मिर्च मना है, और आप कहें कि स्वाद के लिए मिर्च बहुत डाल देती हूं या डाल देता हूं, और
आपका तो वो खाना वेस्ट हो गया, क्योंकि आपने ये जाने बिना कि मिर्च की ज़रूरत जो खाना खाने वाला है उसको है या नहीं है, खूब मिर्च ठोक दी और वो मिर्च खा ही नहीं सकते थे, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई। इसी तरह से जब आप कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं रेडियो का, या आप रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, और ये जानने के बाद ही आप तय करते हैं कि आप आगे क्या काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। जैसे हमने बात की, टाइम और ड्यूरेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम के हिसाब से, ड्यूरेशन के हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी। कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, जैसे अभी बताया कि 3 तरह के ऑडियो इनपुट्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोकन वर्ड, म्यूजिक और ऑडियो इफेक्ट्स। तो आपका जो कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम होगा उसमें म्यूजिक कितना होगा, उसमें स्पोकन वर्ड कितना होगा, उसमें ऑडियो इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे, ये सब कुछ आप तय करेंगे जब आप कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम की प्लानिंग करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फॉर्मेट करेंगे आप। अब आपने ये तय कर लिया कि मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आपने ये भी जान लिया कि मेरे कार्यक्रम को कौन लोग सुनेंगे, कितनी देर का ये कार्यक्रम होगा, किस समय प्रसारित होगा, क्या उसमें जाना चाहता है। लेकिन जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि फॉर्मेट क्या होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ड्रामा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग अलग तरह की होगी, अगर आप डॉक्यूमेंट्री लिखना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग अलग तरह की होगी। टॉक, डिस्कशन, इंटरव्यू, हर फॉर्मेट के लिए स्क्रिप्टिंग का तरीका अलग होता है। अगर आप एक कमेंट्री लिखना चाहते हैं, कमेंट्री से मतलब होता है एक तरह से जैसे आप समाचार पत्रों में एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वैसे ही जो रेडियो कमेंट्री है, फर्क है रेडियो कमेंट्री और रेडियो लाइव कमेंट्री में। तो जब हम रेडियो कमेंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं न्यूज फॉर्मेट की। तो न्यूज में जो कमेंट्रीज जाती हैं, जो एक्सपर्ट्स के व्यूज जाते हैं, उनको कमेंट्री बोलते हैं। तो आपका फॉर्मेट क्या कमेंट्री का होगा। फिर ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्यक्रम डेली है या फोर्टनाइटली है या मंथली है। सो इस सब के हिसाब से आप अपने कार्यक्रम की प्लानिंग करते हैं। आपको कितना टाइम तैयारी के लिए मिल रहा है। मान लीजिए आपको प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई 2 घंटे जो हैं वो है आपके पास और कार्यक्रम आपको स्क्रिप्ट लिख के देनी है 2 घंटे के अंदर अंदर। अब 2 घंटे में आपके पास कोई बहुत ज्यादा वाइड स्कोप नहीं है रिसर्च करने का, थोड़ा बहुत स्कोप है क्योंकि आपको लिखना भी है, आपको म्यूजिक भी तय करना है, आपको ऑडियो इनपुट्स भी तय करने हैं। तो आपकी जो प्लानिंग होगी फिर वो उसी हिसाब से होगी। और अगर आपको 2 दिन का समय दिया जाता है तो आपकी प्लानिंग उसी हिसाब से होगी। आपके पास रिसर्च का समय है, आप आराम से लिख सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसको पढ़कर देख सकते हैं, किसी को पढ़कर सुना सकते हैं। तो आपके पास बहुत मौका रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो या कोई भी मीडिया हो, उसमें डेडलाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको एक डेडलाइन दी गई है, आप तभी एक अच्छे जर्नलिस्ट या एक अच्छे प्रसारक, रेडियो के या टीवी के प्रोड्यूसर या टीवी प्रेजेंटर बन सकते हैं या टीवी के लिए राइटर बन सकते हैं, जब आप डेडलाइंस को मीट कर सकते हो। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट खराब है, अगर आप डेडलाइंस नहीं मीट कर सकते हैं, अगर आपको ये आदत है कि आपको कहा गया कि आपको 12 बजे तक ये करके देना है और आप कहते हैं अरे कोई बात नहीं 12 के 1 भी बज जाएगा तो क्या है, 1 बजे तक तो कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट का फायदा क्या है। तो आपको डेडलाइंस को अगर आप मीट नहीं कर सकते हैं तो आप मीडिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको डेडलाइंस के हिसाब से अपने टाइम मैनेजमेंट करनी होगी और उसी हिसाब से चलना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास कितना पैसा है। अगर आप एक रेडियो कार्यक्रम बना रहे हैं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और आप उसमें लिख देते हैं कि हम तो साहब चेन्नई जाकर दिल्ली से रिकॉर्डिंग करेंगे और हम बेंगलोर जाकर करेंगे और हम फोन पर नहीं करेंगे, हम तो वहीं जाकर करेंगे। अब आपके पास वो बजट है या नहीं है। अब आपको बजट तो दिया 1000 रुपए का और आप प्लानिंग कर लें 2 लाख रुपए की, तो उस स्क्रिप्ट का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको काम करना है अपना जो टाइम आपको दिया है, जो पैसा दिया है उसके हिसाब से, और उसी के हिसाब से जब आपकी स्क्रिप्ट होगी तब वो कामयाब होगी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरिंग द स्क्रिप्ट। स्ट्रक्चरिंग द स्क्रिप्ट, हमने अभी क्या बात की, प्लानिंग ऑफ द स्क्रिप्ट की बात की कि किस तरह से हम प्लान करेंगे।
क्योंकि जब तक हम एक योजना नहीं बनाएंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर हम बिना योजना बनाए सीधा स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देंगे, यानी हमने दिमाग लगाया ही नहीं, हमने अपने मन में ये सोचा ही नहीं कि हम किसके लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह की बात हो गई कि आप जो हैं जंग में गए, लड़ने के लिए गए, और आप अपने ये सोच के ही नहीं गए कि आपका दुश्मन कौन है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरह का हथियार का इस्तेमाल करेंगे, आप छुपकर वार करेंगे या सीना तान कर वार करेंगे, और आप सीधा लड़ने चले गए। अब आप सीधा जब लड़ने चले गए तो आपकी हार निश्चित है, क्योंकि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई। इसी तरह से जब आप एक स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक योजना बनाएं, उस योजना के हिसाब से चलें, और जो जो चीज़ें आपको अभी बताई कि आप ये तय करें कि उद्देश्य क्या होगा, आप तय करें कि आपकी ऑडियंस क्या होगी, आप ये जानें कि टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आपको कितना समय तैयारी के लिए मिल रहा है, आपका बजट क्या है, आप किस फॉर्मेट में कार्यक्रम बनाएंगे और उस कार्यक्रम में क्या क्या शामिल करेंगे। क्या उस कार्यक्रम में आप लोगों को एजुकेट करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे, या सिर्फ मनोरंजन के लिए वो कार्यक्रम है या जानकारी देने का कार्यक्रम है। तो ये सब जो इनपुट्स हैं, ये सब जो एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के, इनको आपने ध्यान में रखना है जब भी आप किसी भी स्क्रिप्ट की प्लानिंग करते हैं। ये आप जान लें कि बिना प्लानिंग के आगे बढ़ने से आपकी स्क्रिप्ट में वो नहीं आएगा जितना आपका टैलेंट है। आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। आप हो सकता है बहुत अच्छी भाषा के जानकार हों, हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, बहुत फ्लो में लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बिना योजना के लिखना चाहेंगे तो फिर आप ये सही नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने क्या जाना कि रेडियो के लिए जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए एक ब्रॉडकास्ट कोड के हिसाब से, और उसकी जो प्लानिंग है उनमें किन किन चीज़ों का समावेश होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के, ताकि जब आप स्क्रिप्ट लिखने बैठें तो आपको पता हो कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। सो दिस वाज प्लानिंग द रेडियो स्क्रिप्ट। आई एम संजय अग्रवाल। Thank you, and this is CEC Gurukul Live, and thanks for joining this lecture in this CEC Gurukul Live, and we will bring you more such lectures on writing for radio.